टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ द फॉर्म वेयर ए बी सी आर रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा यहां पर ये क्या बोल रहा है कि आपका एबीसी चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, लेकिन आपका जो ए है ना, ए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल टू जीरो ना हो, क्योंकि जिस दिन आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया आपने क्वाड्रेटिक का मतलब ही खो दिया। आपका एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट जीरो हो गई, ये लीनियर बन गई। अब इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन नॉट क्वाड्रेटिक, अगर आपका ए ही जीरो हो गया तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर आप जीरो कर दो तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि देखो यहां पर लिखा गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपने इसको जीरो कर दिया जिसको आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, एंड इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पहली बात तो यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगा कि आपका ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए चाहे आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है चाहे लेस देन जीरो हो। ठीक है, लेकिन ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये इक्वल टू जीरो हो गया इट इज ए लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है ना ए, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, और ये जो सी है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखो जो बोल रहा है कि इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स देन अल्फा इज कॉल्ड द रूट और सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे अभी आप मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, ये हम नाम दे रहे हैं अल्फा और बीटा, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जनरली जो हम यूज करते हैं अल्फा और बीटा लेकर के यूज करते हैं। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर ये रूट होता है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो होगा क्या कि आप चाहे एक्स के स्थान पर अल्फा पुट करो चाहे बीटा। ठीक है, अगर मान लो मैंने अल्फा पुट किया तो एफ ऑफ अल्फा जो होगा ना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये भी इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू है तो आप एक्स के स्थान पर इसको पुट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर ये जो मैंने भी बात किया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट अल्फा और बीटा, तो यहां से ये वही निकल के आ रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू एक्स। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो आप एक्स इक्वल टू लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। बस यहां पर एक चीज आप याद रखना कि ए बी सी को आपको साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, साइन के साथ। ठीक है, तो यहां से देखो दो वैल्यू निकल के आएगी ना, एक तो आएगी अल्फा अगर मैं दूं तो एक तो आएगी माइनस बी और प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, और एक बीटा आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? माइनस बी और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अच्छा और अगर कभी भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता चल जाए ना अल्फा और बीटा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब सम ऑफ द रूट, और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट। आपने रूट को ऐड कर दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आपने दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आप इस प्रकार से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जैसे अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम डी से नोट करते हैं या फिर कहीं कहीं आपको इसको इससे भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा और यहां पर भी आप ए बी और सी को वही है कि आप इसको भी यहां पर साइन के साथ ही पुट करना है। ठीक है, साइन के साथ।
ठीक है। अच्छा, तो अब क्या ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो, अगर कभी भी हम नेचर ऑफ रूट के बारे में जब बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट में डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? ठीक है, अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट के बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है, तो जो नेचर ऑफ रूट होता है ना, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट डी, जो कि कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड द कॉफिशिएंट ए बी एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट सी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं रियल नंबर से। ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, या तो मेरा d इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका d इक्वल टू 0 हो गया ना, तो उस केस में आपका क्या होगा, बोथ रूट्स आर रियल। ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स आपके रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो वो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, एक्स माइनस बी बाई 2a। ठीक है, इस फॉर्मेट का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका d इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहां पर दो केस हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपका d होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, आपका d लेस देन 0 हो। अगर आपका d लेस देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। आपके दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, पहली बात। और अगर इमेजिनरी होंगे तो हमेशा याद रखना, आपके जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं आर फाइंड इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, आर फाइंड इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब होता है कि p प्लस माइनस क्यू आयोटा के फॉर्मेट का, ये जो आयोटा लिखा गया है ना, इट इज ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, मतलब अगर आपका d लेस देन 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर उसका एक रूट उसने p प्लस क्यू आयोटा दे दिया, तो उसका दूसरा रूट 100% p माइनस क्यू आयोटा ही होगा। मतलब या तो p प्लस क्यू आयोटा किसी फॉर्मेट का हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर क्यू आयोटा ही दे दिया, तो इसका मतलब दूसरा रूट माइनस का क्यू आयोटा ही होगा। ठीक है, और अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होता है, रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों रूट्स आपके रियल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो दो केस और हो सकता है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हो सकता है कि जो आपका d है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या तो d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्या हो कि d आपका परफेक्ट स्क्वायर न हो। ठीक है, d आपका परफेक्ट स्क्वायर न हो। डी परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो आ गया 25, तो आपको पता है 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में आपका क्या होता है, रूट्स आर रेशनल। ठीक है, रूट्स आर रेशनल। दो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे, और मैंने ऊपर ही लिख दिया दोनों डिफरेंट ही होंगे, रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, होंगे तो रियल ही, इसीलिए ठीक है मैंने कंबाइंड उसको रियल बोल दिया है। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, जैसे डी इक्वल टू 20, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ना, तो उस केस में आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, रूट्स कैसे होते हैं, इरेशनल। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, आपके इरेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, और जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी कॉन्जुगेट पेयर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में ही पाए जाएंगे। ठीक है, p प्लस माइनस रूट क्यू, मतलब अगर आपका d आपने निकाला वो ग्रेटर देन 0 है, फिर आपको पता चला वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर उसका एक रूट p प्लस रूट क्यू है ना, तो कंफर्म उसका दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू के फॉर्मेट का ही होगा। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट को लेकर के बातें। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद देखो एग्जांपल दिया गया, यहां पर बोल रहा है सपोज दैट वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ठीक है, अच्छा इक्वल रूट है, इसका मतलब आपका डी इक्वल टू जीरो है। डी इक्वल टू जीरो मतलब 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4ac, ये आपका इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब यहां से देखो तो 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस का 4 और माइनस का 36 के इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस का 16k और प्लस का 16 और माइनस का 36 के इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 4k स्क्वायर माइनस का 20k और प्लस का 16 इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 16k माइनस का 4k इक्वल टू प्लस का 16 इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 4k k माइनस 4 और माइनस का 4 और k माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहां से k इक्वल टू आपके पास या तो 1 आ जाए या तो क्या होगा k इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन। ये आपको दे रखा है x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। आप एक काम करो, अगर आप इसमें x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस का 3x और प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं और प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। अब आप एक छोटा सा काम करो यहाँ पे कि x प्लस 1/x को आप ले लो t। ठीक है, अगर आपने x प्लस 1/x को t ले लिया तो आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो जिस दिन आप इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 1/x का, सोचो ये कितना आएगा, ये आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अच्छा फिर ये आपका है माइनस का 3t और प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से 2 और 2 हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया t इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब t इक्वल टू जीरो होगा या फिर t इक्वल कितना होगा 3। ठीक है, आपने t किसको मान रखा था x प्लस 1/x को, इसका मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू या तो जीरो हो, ठीक है, या फिर x प्लस 1/x इक्वल कितना होगा 3। अगर ये होगा इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मतलब एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ माइनस 1। ठीक है, अंडर द रूट ऑफ माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस आयोटा। अंडर द रूट ऑफ माइनस 1 इट इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा के बराबर। ठीक है, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 3x। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्स इक्वल कितना होगा माइनस b। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब यहां से x की टोटल 4 वैल्यू जा रही है, 2 आपके यहां से निकल के आएंगे और 2 आपके आएंगे इमेजिनरी। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये आपको दे रखा है क्या है, ये 4 टू पावर x प्लस 3 इंटू 4 टू पावर x माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। आप एक छोटा सा काम करो, ये 4 टू पावर x तो ठीक है, इस 4 टू पावर माइनस x को आप अगर नीचे लेके आओगे तो ये 4 टू पावर x बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। फिर आप क्या करो कि 4 टू पावर x को ले लो t। ठीक है, अगर आपने इसको t ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t और प्लस का 3/t और माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। मतलब ये हो गया t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। तो यहां से t इक्वल टू या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा t इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अच्छा आपने t ले किसको रखा है 4 टू पावर x को। ठीक है, तो या तो यहां से क्या आएगा 4 टू पावर x इक्वल टू 1 होगा या तो 4 टू पावर x इक्वल टू 3 होगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू या तो 0 होगा या तो x इक्वल टू क्या होगा log 3/4। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैंने x अपान 1 माइनस एक्स को, अगर मैंने x अपान 1 माइनस एक्स को मान लो t ले लिया,
अगर इसको t ले लिया तो क्या अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपान एक्स तुम्हारा 1/t हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया t और प्लस का 1 अपान टी इक्वल टू 13/6। तो यहां से आपका हो गया टी स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 13/6 इंटू टी। तो ये आप लिख सकते हो 60 स्क्वायर माइनस का 13t और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसके फैक्टर करो तो 60 स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 4t प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप 3t कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा t माइनस 3 और यहां से -2 ले लो तो ये हो जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये 2t होगा नॉट t, यहां पर भी क्या होगा 2t होगा। तो यहां से t इक्वल टू क्या क्या आएगा, या तो आएगा 2/3 या फिर t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। आपने t किसको ले रखा है, अंडर द रूट ऑफ x अपान 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये इक्वल टू या तो 2/3 के होगा या फिर अंडर द रूट ऑफ x अपान 1 माइनस एक्स बराबर होगा 3/2 के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा x अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4/9, मतलब 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x। ठीक है, तो यहां से x इक्वल कितना आ जाएगा 4/13। और अगर आप यहां से देखो तो x अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9/4, इसका मतलब 4x इक्वल टू 9 माइनस 9x। ठीक है, तो यहां से x इक्वल कितना आ जाएगा 9/13। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएंगे, एक 4/13 आएगा और एक 9/13 आएगा। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर एक काम करते हैं कि मॉड x को हम t ले लेते हैं। ठीक है, आप मॉड x को वैसे भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बार बार मॉड x लिखने से अच्छा उसको अगर मैंने t ले लिया तो ये हो गया आएगा t स्क्वायर माइनस का 3t और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसका फैक्टर करोगे तो t इक्वल टू 1 आएगा या फिर t इक्वल टू 2 आएगा। या तो t इक्वल टू 1 होगा या t इक्वल टू होगा। इसका मतलब मॉड x इक्वल टू आपका या तो 1 होगा या फिर आपका मॉड x इक्वल टू 2 होगा। अगर मॉड x इक्वल टू 1 है मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और मॉड x इक्वल टू 2 है मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहां से टोटल x की 4 वैल्यू आएंगी, एक तो +1 -1 और दूसरा +2 या -2। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का खास बात क्या था कि आपको बस ये बताना था कि अगर कभी मॉड हो तो मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब अगर यहां पर t की कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप उसको नहीं लेते। मान लो आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, t इक्वल टू आ गया -1 और t इक्वल टू आ गया 3, तो अगर आपने t को मॉड x ले रखा है ना तो आप यहाँ पे t इक्वल टू -1 ले ही नहीं सकते। आप केवल t इक्वल टू 3 लोगे और मॉड x इक्वल टू आप बोलोगे 3 और x इक्वल टू आएगा +-3। मतलब आपके पास x की केवल दो ही सोल्यूशन निकल के आएगा, या तो +3 आएगा या तो -3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट को लेकर के, या तो आपका a ग्रेटर देन 0 होगा या तो a आपका लेस देन 0 होगा। a तो आपका इक्वल 0 हो नहीं सकता, ये हमने पहले देख लिया। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा उस दिन, इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं एक रफली आइडिया लेके चल रहा हूं, कुछ इस प्रकार का होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और अगर मैं बात करूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो वैसे मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर के आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है ना तो उस केस में ये होता है अपवर्ड पैराबोला। क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला। और अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो मतलब लेस देन 0 हो तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, जो कि इतना होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये या तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ये क्या होगा लेस देन 0 होगा। देखो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज तो ये आ गई होगी कि मेरे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है ना, ग्राफ
देखो जो रूट्स है वो किसकी वैल्यूज है, वो तो एक्स की वैल्यूज है ना। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में दिया, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ टच द एक्स एक्सिस, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उस केस में आपके पास दो रूट आने वाले हैं रियल। रेशनल इरेशनल वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दो रूट होंगे, तो आपका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ कट एक्स एक्सिस, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। और अगर डी लेस देन जीरो है, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ नॉट टच, ठीक है, एंड नॉट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड नॉट कट एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस, अगर मेरा ए है ग्रेटर देन जीरो और मेरा डी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड पैराबोला, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह करने वाला है कट। इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। देखो, अपवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को दो जगह इसने कट कर दिया, और जहां पर कट किया वहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ जाएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए आपका ग्रेटर देन जीरो है और डी आपका इक्वल टू जीरो है। अपवर्ड पैराबोला तो होगा, लेकिन ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा कुछ इस प्रकार से, और जहां पर टच करेगा वहीं पर उसके दोनों रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि ए ग्रेटर देन जीरो है और आपका डी लेस देन जीरो है। इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला तो है, लेकिन ये न एक्स एक्सिस को टच करेगा और न कट करेगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चौथा केस क्या हो सकता है, ए इज लेस देन जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, और जहां कट करेगा इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और पांचवा केस क्या हो सकता है कि आपका ए है लेस देन जीरो और डी है इक्वल टू जीरो। तो इस केस में कैसा होगा, सोचो, डाउनवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जहां टच करेगा वहां पर हम बोल देंगे कि इसके दोनों रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। छठा केस क्या हो सकता है कि ए आपका लेस देन जीरो है एंड डी इज ऑल्सो लेस देन जीरो, तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दे रखा हो, तो ग्राफ को देखकर एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। मान लो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a1x² प्लस b1x और प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है a2x² प्लस का b2x और प्लस का c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैंने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन के डिस्क्रिमिनेंट को बोला d1 और इसको मैंने क्या बोला d2, तो d1 कितना होगा, तो आप कहोगे ये होगा b1² और माइनस का 4a1c1, और आपका जो d2 है वो होगा b2² और माइनस का 4a2c2। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इफ d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तब ये ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में ये होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो उस केस में भी ये ग्रेटर देन जीरो ही आने वाला है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो उस केस में भी ये हो सकता है कि इसके जो डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब, ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव ही हो और इक्वल भी हो, तो उस केस में भी ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा। इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि हर एक केस में आप देखो एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करके अगर मैं ये बोल दूं कि एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैव रियल रूट, हैव रियल रूट। क्योंकि अगर आप देखो तो इन सारे पॉसिबल कंडीशन में आपका एक डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है ही है, इन दो कंडीशन में दोनों का पॉजिटिव है। बट बाय द वे अगर हम सबको कंबाइन लेकर के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट, तो होगा ही होगा कंफर्म। आप कोई भी केस उठा के देख लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या अगर हम बोले कि d1 प्लस d2 आपका लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो आप कहोगे अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो या तो ये 4 माइनस 4 हो तो उस केस में हो सकता है, सॉरी उस केस में क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो उस केस में भी लेस देन 0 होगा। या फिर जिसका डिस्क्रिमिनेंट हायर है वो नेगेटिव हो तो उस केस में भी ये लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आता है मुझे कि आप अगर हर एक कंडीशन में देखो तो एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ही है। आप कोई भी केस उठा के देखो, ठीक है, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट, ठीक है, हैव इमेजिनरी रूट, ठीक है। और अगर आपका d1 क्रॉस d2, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, अगर d1 क्रॉस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या तो फिर क्या हो, दोनों ही क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या तो बोथ पॉजिटिव या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। तो उस केस में क्या होता है, d1 क्रॉस d2 आपका क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आइदर बोथ इक्वेशन, ठीक है, आइदर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, आइदर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैव रियल रूट, ठीक है, हैव रियल रूट या फिर हैव इमेजिनरी रूट, हैव इमेजिनरी रूट। या तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट होगा पॉजिटिव या तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 आ सकता है। इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 ही हो जाए, ठीक है, d इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। इसका मतलब या तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होगा या फिर क्या होने वाला है, इमेजिनरी होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, इफ d1 क्रॉस d2 इज लेस देन 0। सोचो, अगर d1 क्रॉस d2 लेस देन 0 है, इसका मतलब एक का d होगा पॉजिटिव और दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में इक्वल टू का बात ही नहीं कर सकते हम। तो यहां पर क्या होगा, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एग्जैक्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट, ठीक है, हैव रियल रूट। इसका मतलब जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी ही होंगे, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हो तो आप दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के क्या क्या केस आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर हम इसके रूट्स ले लें अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हों तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमने ये भी बात किया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है सी बाई ए, ठीक है। अगर कोई मुझसे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है अंडर द रूट ऑफ डी बाई ए। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कभी आ जाए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर कभी अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 आ जाए तो अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन करो तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा और फिर कंप्लीटली का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो हमको पता होने चाहिए। उसके बाद देखो एक एग्जांपल है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा दो रूट हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो रूट हैं, तो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपान अल्फा एंड 1 अपान बीटा। तो हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो अगर मेरे नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हैं तो इनका सम क्या होगा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा और जो प्रोडक्ट होगा रूट का 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमको कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है कितनी है, सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई सी। सिमिलरली 1 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई सी। ठीक है, तो अब मेरा जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना है, माइनस बी बाई सी इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, ए बाई सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है, कह रहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वेयर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1 दिया है। ठीक है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक रिलेशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13। तो मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है और इक्वल टू कितना है, 13। तो अल्फा प्लस बीटा गुल तो पता है कितना है भाई साहब, 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6। तो बस अब पुट कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स और प्लस और ये अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 6 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल है, ये कह रहा है कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 अल्फा माइनस 35 क्यूब एंड 2 बीटा माइनस 35 क्यूब
ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको देख कर हमको ये समझ में आता है कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो देखो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है मतलब एक्स की वैल्यू है, अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं। तो जिस दिन हम एक्स के स्थान पर अल्फा पुट करेंगे हमको 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा प्लस का 4 इक्वल टू 0 दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 4 को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा -4। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 अल्फा माइनस 35। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू कितना है -4। तो यहाँ से देखो मुझे 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू मिल रही है, वो कितनी है -4 बाई अल्फा, ठीक है। सिमिलरली जिस दिन आप बीटा पुट करोगे उस दिन हमको क्या मिलेगा 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -4 बाई बीटा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब, ठीक है, इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब। तो अगर देखो तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी है -4 बाई अल्फा, और 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू कितनी है -4 बाई बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का क्यूब -64, ठीक है, इंटू -64, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 64, और नीचे कितना हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा का क्यूब। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू शायद मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है, ये कितना है c/a मतलब 4/2, तो कितना है ये 2। देखो दूसरा एग्जांपल है और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स अल्फा हैं और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा हैं और बीटा हैं, तो पूछ रहा है कि अल्फा टू पावर 5 प्लस बीटा टू पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। हमने अल्फा टू पावर 5 प्लस बीटा टू पावर 5 का कोई फार्मूला नहीं देखा है, ठीक है। तो अभी सिंपल हम देखते हैं, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2। मुझे अल्फा इंटू बीटा पता है, सॉरी +2, माइनस b बाई ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितनी है 4। क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है। क्या मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है, -3 इंटू 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस का 24, तो ये कितना आ जाएगा -16। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है। अब एक काम करते हैं, मुझे क्या चाहिए अल्फा टू पावर प्लस बीटा टू पावर 5। तो देखो जिस दिन हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से, ठीक है, तो उस दिन क्या क्या आ जाएगा, जिस दिन अल्फा क्यूब की मल्टीप्लाई इस अल्फा स्क्वायर से होगा उस दिन अल्फा टू पावर 5 आएगा, ठीक है। और जिस दिन इस बीटा क्यूब की मल्टीप्लाई हम इस बीटा स्क्वायर से करेंगे उस दिन बीटा टू पावर 5 भी आएगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, और साथ में आएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है -16, ठीक है। अल्फा टू पावर 5 प्लस बीटा टू पावर 5 ये क्वेश्चन वाला मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर अंदर क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा अल्फा टू पावर 5 प्लस बीटा टू पावर 5। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल है
क्वेश्चन कर रहा है कि 7x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 7 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 1 और 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 4 हो। देखो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं तो ये x की वैल्यूज हैं। अगर ये x की वैल्यू है तो x के स्थान पर हम इनको पुट कर सकते हैं। तो 7 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा जब मैं अल्फा को पुट करूंगा, ठीक है, ये बनेगा। और जब मैं बीटा को पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है, तो उस देखो रूट्स क्या है, 7 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 1, ठीक है, और दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा और प्लस का 4। एक काम करो, इतने में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अल्फा, अल्फा कॉमन आ रहा है। अगर मैं अल्फा को बाहर ले लूं तो अंदर क्या दिख रहा है, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस, ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस है, प्लस का 5, ठीक है, और माइनस 1 बाहर है ही। तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 कितना है, वो हमको पता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये तो सीधा क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब कि वो केवल दिखावा था, असलियत में पहला रूट क्या था, -1। उसी प्रकार यहाँ से अगर बीटा का मान ले लो तो कितना हो जाएगा, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, ठीक है, और प्लस का 5, और इस 4 को बाहर रखो, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। तो दूसरा रूट क्या आ गया, 4। अब अगर मुझे रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट -1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर देखो एक और एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 और दूसरा रूट क्या है, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3। तो देखो सबसे पहला काम, ठीक है, जो हमेशा हम करते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो ये एक्स की वैल्यू है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नया रूट्स क्या है, नए रूट्स हैं अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा प्लस का 1। अभी तक हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं यूज, तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है। ये मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब, मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा से। तो देखो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आएगा एक अल्फा क्यूब, फिर क्या आएगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, मुझे कितना चाहिए, माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, तो एक माइनस का अल्फा स्क्वायर हम लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का 3 अल्फा, तो एक काम करते हैं प्लस का 2 अल्फा और कर देते हैं, और फिर प्लस 1। अब अगर आप देखो तो ये जो चीज है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, इसकी वैल्यू तो कितनी है, 0 है ना। अरे ये चीज तो यही लिखा है ना जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिए हैं कि हम इस इक्वेशन का यूज कर लें, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 का। अगर यहां से देखो, ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं, माइनस अल्फा, तो यहां क्या होगा, अल्फा माइनस का नहीं, माइनस बस कॉमन लो, माइनस का अल्फा नहीं, ठीक। अगर इतने में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा अंदर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और प्लस 1 को ऐसे ही रखे रहो।
अब देखो मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कितना होगा, -3 तो कितना हो जाएगा ये -3 और +1, इसका मतलब पहला रूट कितना था, 4 था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां पर देखो क्या दिया है, दूसरा रूट बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा और प्लस का 3। उसी प्रकार देखो मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, इसका यूज करना है मुझे। तो यहाँ पर मुझे बीटा क्यूब बनाने के लिए मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2 बीटा स्क्वायर। मुझे माइनस का 2 बीटा स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, माइनस का बीटा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर प्लस का बीटा स्क्वायर लगा देते हैं, फिर यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 3 बीटा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक माइनस का 2 बीटा भी लगा देते हैं और प्लस का 3। ठीक है, अब जैसे ये हुआ मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 + 3, तो दूसरा रूट क्या आ गया, 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 4 + 0, ठीक है, और प्लस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट +4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हों, ठीक है, 2 से ज्यादा रूट हों, ठीक है, 2 से ज्यादा रूट हो, तो उस केस में क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे जैसे अगर तुम लो, ऐसे मैं लिख रहा हूं x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये क्या आइडेंटिटी है। कैसे आइडेंटिटी है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूं तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू कितना होगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब इसको इधर लेकर का हो, देखो ये कितना होगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 1 और -1 इक्वल टू 0। देखो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये कितना होगा, 1 - 1। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये कितना होगा, 2 - 2, ठीक है, और ये कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर -1 कितना होगा, 0, प्लस -2 कितना होगा, 0, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके कोफिशिएंट 0 0 0 है। ठीक है, जिससे कोफिशिएंट क्या है, 0 0 0। तो ये एक आइडेंटिटी है। देखो अगर आप x की कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ x = 5, x = 5 यहाँ पुट करो, ठीक है, x = 5 यहाँ पुट करो, देखो यहाँ पुट करो कितना का, 5 + 1 6 36, यहाँ पुट करो 25 + 10 35 + 1 36। आप x की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू, ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर x के कितनी वैल्यूज हैं, कितने रूट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रूट हैं। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ रूट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनेगी, जब उसके तीनों कोएफिशिएंट a b एंड c तीनों क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो अगर कभी दिया हो कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन 2 रूट्स, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, और उस केस में क्या होगा, a = 0 होगा, ठीक है, b = 0 होगा, और c = भी क्या होगा, 0 होगा। ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन रूट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दिया कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट्स। ठीक है, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, a1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b1x और प्लस c1 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं a2x स्क्वायर प्लस का b2x और प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके रूट्स हैं बीटा और अल्फा, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक रूट क्या है अल्फा और दूसरा रूट क्या है गामा, मतलब बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन रूट्स कॉमन अल्फा। ठीक है, अगर अल्फा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू भी 0 होगा और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू भी 0 होगा। अब देखो यहां से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर लिखो, ठीक है, माइनस अल्फा और फिर क्या लिखो 1। देखो जब अल्फा स्क्वायर के नीचे जो आएगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप हटा लो तो क्या आएगा यहाँ पर b1 b2। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, b1 b2 c1 c2, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। और जब हम अल्फा की बात कर रहे हैं तो इसको हटा दो तो कितना आ जाएगा ये a1 a2 और c1 c2। ठीक है, सिमिलरली जब 1 को लिख रहे हैं तो इसको हटा दो तो कितना आ जाएगा a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब देखो तो अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं माइनस, तो ये हो जाता है b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा माइनस अल्फा और नीचे कितना आ जाएगा a1 c2। ठीक है, a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 और यहाँ कितना आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। आप देखो जिस दिन आप इन दोनों को इक्वेट करोगे यहां से अल्फा की एक वैल्यू आएगी, जिस दिन आप इन दोनों को इक्वेट करोगे अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, अल्फा की एक और वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो ये जो कॉमन रूट है वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाते हैं कि एक में पुट किए वहां से कोई वैल्यू निकाले, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके जो पूछा है वो निकल गया। ठीक है, अगर फिर ठीक है और उसके आगे अगर वहां तक क्वेश्चन नहीं बना फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक इस कंडीशन से और एक इस कंडीशन से, तो यहां से अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी और क्योंकि अल्फा सेम ही है तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, तो वहां से कुछ कंडीशन निकल आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन वाला कहां तक करवाना चाहता है। ठीक है, तो हमको सब पता होना चाहिए कि अगर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन रूट कॉमन, ठीक है, अगर लेट इट इज अल्फा, ठीक है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा और उस कॉमन रूट्स को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके। उसका कह कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स, अगर दो रूट्स कॉमन हो, ठीक है, जैसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लें a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी अगर अल्फा और बीटा हैं, तो उस केस में क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। फिर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इंटीजर रूट। ठीक है, ये फॉर है कंडीशन फॉर इंटीजर रूट। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट इंटीजर हो, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा दोनों क्या है, दोनों इंटीजर हों, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इंटीजर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पहला कंडीशन ये होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होगा कि बी एंड सी बोथ आर इंटीजर, ठीक है, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और चौथी कंडीशन ये होती है कि d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, d क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये चार कंडीशंस होते हैं अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं अगर वो इंटीजर हैं। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दियर ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, या अभी हमें पॉलिनोमियल लिखते हैं सिंपल, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं a को इधर लेकर आऊं, ठीक है, अगर मैं a को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, y बाई ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का क्या कर दिया c बाई ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए x के कोफिशिएंट, ठीक है, x के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है, x से कोफिशिएंट के आधे का, ठीक है, आधे का क्या करते हैं हम, स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है b बाई ए, और उसका हाफ कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा b बाई 2a। तो b बाई 2a का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, ठीक है, प्लस b बाई 2a, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया ऐड, ठीक है, और इतना ही हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, बैलेंस हो गया, ठीक है, और प्लस का c बाई एक है, ठीक है। तो ये y बाई ए, देखो यहां से यहां तक ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका बन गया, ये हो गया x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और अभी देखो जो बच गया वो क्या है, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना है, c बाई ए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर, और ऊपर कितना होगा, b स्क्वायर, अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर कितना है, x प्लस बी बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, y बाई ए। इस b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं d लिख दूं, डिस्क्रिमिनेंट d, और इसको लिख करके मैं इस साइड लेकर के आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई ए, ठीक है, माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का d बाई 4a स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस बी बाई ए, सॉरी x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। नहीं x बाई बी नहीं, सॉरी ये x बाई बी बाई 2a होगा ना, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y बाई ए
ठीक है, मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, y प्लस डी बाई 4a। ठीक है, एक ए को बाहर लिया और इसको इस साइड भेज दिया, तो कितना हो जाएगा ये a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इस पूरे टर्म को बोलो कैपिटल Y। ठीक है, क्या बोलो, कैपिटल Y। और इसको बोल दो, इतने को क्या बोलो, कैपिटल X। ठीक है, कैपिटल Y और कैपिटल X। अब अगर हम देखो, ये कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप लग रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख ही सकते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू एक्स माइनस 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 और 0 है ना, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, इसके वर्टेक्स होते हैं। 0, 0 क्या होते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो अभी देखो यहां पे, ठीक है, ये हमने लिखा था y प्लस डी बाई 4a और प्लस ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसा लिखें, y माइनस डी बाई 4a, ठीक है, और इधर क्या लिखें, a, ठीक है, x माइनस बी बाई 2a और इसका स्क्वायर करें। ठीक है, तो यहां पर दो केस होगा, a पर डिपेंड करेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। कितना होगा इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो क्या कैसा ग्राफ होगा, अगर x लेस देन 0 हो गया तो कुछ ऐसा होगा। और ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्या है, वर्टेक्स है। और ये कितना होगा, माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो क्या है ना कि वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट है कि वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, अगर मुझे किसी पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर दो तो आपका वर्टेक्स निकल आता है। b की वैल्यू निकल आए, सॉरी x की वैल्यू निकल आएगी, फिर उस x की वैल्यू हम उस पैराबोला में पुट कर देंगे तो वहां से y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमको वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, वर्टेक्स मिल गया। अब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा कि टच करेगा कि न टच करेगा न कट करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा d पे। अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कट करेगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, टच करेगा। और अगर d लेस देन 0 है तो नो टच नो कट, नो टच एंड नो कट। ठीक है, अब आप देखो, हम बात करते हैं कंडीशन फॉर एवरी टाइप ऑफ पैराबोला। every type of graph in quadratic equation। ठीक है, तो पहला लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और d भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके दो रूट्स होंगे, ये अल्फा और ये बीटा।
ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स है और इसका वर्टेक्स कितना होगा माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, यही होगा। अब देखो क्या होता है ना कि ये लाइन देखो, ये लाइन क्या है, ये x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। अगर आप ये देखो ना तो इस लाइन के अबाउट ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर मैं राइट साइड वाले ग्राफ को, ठीक है, उठा करके लेफ्ट साइड में रखूं तो वो बिल्कुल उसके ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके अबाउट ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर पहले तो कोई मुझसे अगर ये पूछे, ठीक है, सबसे पहली बात इसके वर्टेक्स क्या है, ठीक है, इस ग्राफ के वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स है इसके माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, फिर द ग्राफ सिमेट्रिक, ठीक है, ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, फिर कोई क्या पूछ सकता है कि f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो। f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो देखो कहां है, f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो अल्फा के इस साइड x, f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कहां कहां ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अल्फा तक, फिर बीटा से लेकर के देखो कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। मतलब x कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इनफाइनाइट। यहां तक ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, f ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, फिर कोई अगर मुझसे ये कहे कि f ऑफ x इज लेस देन जीरो, तो f ऑफ x लेस देन जीरो मतलब कहां पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो कहां पर देखो, अल्फा से बीटा के बीच में। तो जब x अल्फा से बीटा के बीच में है तो f ऑफ x क्या है, लेस देन जीरो है। अच्छा, फिर कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि f ऑफ x की, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम। तो हम कहेंगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है, कितना है, माइनस डी बाई फोर ए। x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर कितना है, माइनस डी बाई फोर, यही तो इसकी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, कितनी, माइनस डी बाई फोर है। कहां पे, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। अच्छा, फिर कोई मुझसे क्या पूछ सकता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम कितनी होगी, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ऊपर कहीं तक भी जाओ, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और कोई क्या पूछ सकता है कि f ऑफ x जीरो कहां है, ठीक है, तो f ऑफ x जीरो कहां है, x इक्वल टू अल्फा पे और x इक्वल टू बीटा पे। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अगर मेरा a लेस देन जीरो हो और डी भी क्या हो, लेस देन जीरो, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, नहीं, डी को ग्रेटर देन जीरो ही करो अभी, ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे डी लेस देन जीरो का केस। अभी मेरा क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ए क्या है, लेस देन जीरो है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये होगा अल्फा और ये क्या होगा, बीटा, और ये इसके वर्टेक्स होंगे। कितना वर्टेक्स होगा, माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, और ये लाइन होगी जो कि जिसके अबाउट ये ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो पहला अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके वर्टेक्स क्या है, तो इसके वर्टेक्स कितने हैं, माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, फिर कोई पूछ रहा है कि f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो, तो f ऑफ x ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, ग्राफ एक्सिस के ऊपर कहाँ से कहाँ तक है, जब x अल्फा से बीटा के बीच में है। ठीक है, फिर अगर कोई मुझसे पूछे f ऑफ x लेस देन जीरो, तो कहाँ से कहाँ तक देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ठीक है, यूनियन कहाँ से, बीटा टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी बीटा से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर कोई क्या पूछ सकता है कि अगर कोई पूछे कि f ऑफ x इक्वल टू जीरो,
तो कहाँ कहाँ जीरो है, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। ठीक है, फिर मान लो कोई पूछ रहा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम कितना है एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कितनी है माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, फिर मान लो हम केस लेते हैं तीसरा, a ग्रेटर देन जीरो और d इक्वल टू जीरो। a ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहां दोनों रूट्स क्या इक्वल हैं, अल्फा और अल्फा। ठीक है, अल्फा और अल्फा, और इसके यही वर्टेक्स है। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए। अब देखो अगर दोनों रूट्स इक्वल ही हैं, ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो y फंक्शन कितना होता है माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, माइनस डी बाई फोर है। अब देखो रूट्स इक्वल हैं तो d तो क्या है जीरो है, तो इसके वर्टेक्स इस केस में कितने हो जाएंगे माइनस बी बाई टू ए कामा जीरो। ठीक है, तो सबसे पहली बात वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है माइनस बी बाई टू ए कामा जीरो। फिर दूसरा बात कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां तक है, तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, केवल इस पॉइंट को छोड़ दो। कौन से पॉइंट को, अल्फा, नहीं तो ग्राफ क्या है पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, कहीं पर नहीं, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो के लिए x बिलोंग्स टू क्या है 5, कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कहां पर, x इक्वल टू अल्फा पे। ठीक है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम कितना है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, चौथा केस लेते हैं, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। ठीक है, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, तो देखो कैसा होगा, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसके वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है माइनस डी बाई फोर है ना। और कोई मुझसे ये पूछे कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो x बिलोंग्स टू क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हर जगह आप कहीं पर भी देखो फंक्शन क्या है पॉजिटिव ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही है। ठीक है, तो यहां से बहुत अच्छी चीजें निकल के आती हैं कि अगर कभी क्वेश्चन वाला ये दे कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन वाला ये दिया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ग्रेटर देन जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस केस में मेरा a ग्रेटर देन जीरो होगा और d क्या होगा लेस देन जीरो होगा। ये होता है, अगर वो दिया है तो ये होगा। ठीक है, a ग्रेटर देन जीरो और d क्या होगा लेस देन जीरो। ठीक है, दूसरा केस, अगर मुझे कभी ये दिया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो, अगर ये दिया हो तो देखो इसका क्या मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो का मतलब ये केस एक्स एक्सिस के नीचे नीचे, तो इस केस में क्या होगा देखो a लेस देन जीरो और d भी लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखो इसमें कितने केस होंगे, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, फिर ए लेस देन जीरो के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए 3 केस, फिर ए लेस देन जीरो के लिए भी कितने केस, 3 केस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि अगर मैं ए को इस साइड ले लूं, ठीक है, वाई बाई ए, जैसे मैंने ए को कॉमन लिया, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहां पर अगर देखो तो मैंने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ही क्या कर दिया 1, और ये पॉजिटिव है, मतलब ए लेस देन जीरो का झंझट ही खत्म, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है, ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है। अब देखो पहला प्रोफाइल हम उठाते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का। इफ both the roots if both the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c, ठीक है, इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट k। क्या कर रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट k, ठीक है। तो अगर इसके रूट से क्या होंगे, अल्फा और बीटा, और दोनों रूट्स कह रहा है कि एक कांस्टेंट k से बड़ा है, ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा, अगर रूट्स हैं तो d लेस देन जीरो तो कहानी में आएगा ही नहीं, या तो d ग्रेटर देन जीरो होगा या तो d इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो आप देखो या तो कहानी में ये पिक्चर आ सकती है या तो ये आ सकती है, ठीक है। अगर ये अल्फा और ये बीटा यही रूट्स हैं, अब आप ये सोचो कि अगर ये दोनों रूट्स एक कांस्टेंट k से बड़े हैं तो k किस साइड होगा, ठीक है, k किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। k कहीं यहां पर होगा, यहां पर कहीं क्या होगा, k होगा। तो इफ बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट k, तो एक चीज जो हम बोल सकते हैं कि d या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, ये होगा। और हम क्या बोल सकते हैं, आप ये देखो अगर ये सिमेट्री है, ठीक है, जिसके अबाउट ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है, ये है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि माइनस बी बाई टू है इज ग्रेटर देन के, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के, ये बोल सकते हैं क्या इस केस के लिए कि माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो k से तो बड़ा ही होगा अगर अल्फा और बीटा बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट k, बिल्कुल बोल सकते हैं माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन k, ठीक है। तीसरा केस, तीसरा चीज मैं ये बोल रहा हूं कि एफ ऑफ k जो होगा, ठीक है, एफ ऑफ k जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, सोचो एफ ऑफ k जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है, एफ ऑफ k जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। यहां पर कहीं एफ ऑफ के आएगा, ठीक है, यहां पर कहीं क्या आएगा, एफ ऑफ के आएगा, और एफ ऑफ के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम लगाएंगे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा और बीटा, अगर वो किसी कांस्टेंट के से बड़े हो तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू जीरो होगा, और जिस लाइन के अबाउट पॉइंट सिमेट्रिक है x की वो वैल्यू उस कांस्टेंट से बड़ी होगी, और तीसरा f ऑफ k इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं कि अगर बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वही है ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, अगर इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा एक कांस्टेंट k से छोटे हैं, आर लेसर,
ठीक है, तो उस केस में मेरा जो कांस्टेंट होगा के, वो क्या इन दोनों के राइट साइड में लाई करेगा, कहीं यहां पे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसमें भी दो ही के, उसमें भी क्या क्या हो सकता है, पहला, ठीक है, या तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा या तो डी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये भी तो केस हो सकता है। इसमें भी तो अल्फा और बीटा बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेसर देन अ कांस्टेंट के। ठीक है, तो पहला केस तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी बात, अगर ये ग्राफ माइनस बी बाई टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, जो कि अभी है, ये क्या होगा, के से लेसर होगा। और तीसरी चीज क्या एफ ऑफ के जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो भी होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हम लगाएंगे अगर बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेसर देन अ कांस्टेंट के। ठीक है, फिर हम तीसरा केस लेते हैं कि व्हेन both roots lies opposite of k, मतलब एक रूट के लेफ्ट साइड में है और एक रूट के राइट साइड में है। तो इससे इसने एक चीज कंफर्म कर दिया कि d तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, d लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता अगर बोथ रूट्स लाई अपोजिट साइड ऑफ के। ठीक है, d लेस देन d इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो k कहीं यहां पर होगा, कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और मतलब कहीं भी हो सकता है। तो पहली बात तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि श्योर है कि d ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री देखूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं यहां पर होगी, अल्फा और बीटा के बीच में बिल्कुल x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने कहीं ये बोला क्या कि के जो कांस्टेंट है वो अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीच में है, नहीं, के जो के है, के अपोजिट साइड में दोनों रूट है, तो के इधर भी हो सकता है और के इधर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब माइनस बी बाई टू ए को नहीं पता कि के ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, उसको पता ही नहीं है। इसको भी कहानी मिलाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं एक चीज श्योरिटी के साथ यहां पर बोल सकता हूं, ठीक है, एक चीज केवल श्योरिटी के साथ यहां बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ के होगा वो लेस देन जीरो होगा। अब इफ बोथ द रूट्स आर लाई अपोजिट साइड्स ऑफ अ कांस्टेंट के, तो एक चीज श्योर है कि एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो। तो कभी भी ये केस आए, केवल और केवल एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो, और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि व्हेन both the roots are confined between k कामा e, दो कांस्टेंट के बीच में है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को है, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हम 1 बना दें, कि पहली बात तो a लेस देन जीरो की कहानी ही यहां से गायब हो जाए। ठीक है, x प्लस सी बाई ए। अब ये कह रहा है कि व्हेन बोथ द रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन k एंड d, मतलब कि जो दोनों रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है, वो क्या है, बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन k एंड d, मतलब k और e के बीच में। तो k कहीं इस साइड होगा और e इनको दोनों के बिल्कुल राइट साइड में होगा। ठीक है, यहां पर भी ये केस आ सकता है, d अगर इक्वल टू भी जीरो हो जाए फिर भी ये बिल्कुल सही होगा, और ये इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो मैं यहां पर क्या क्या बोल सकता हूं, पहली चीज d ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात कि जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है माइनस बी बाई टू है, क्या वो k से ग्रेटर है और e के बीच और e से कम है, मतलब माइनस बी बाई टू इज लाइंग बिटवीन के एंड d, बिल्कुल लिख सकता हूं। तीसरा केस अगर मैं ये बोलूं कि जो एफ ऑफ के होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और जो एफ ऑफ e होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा।
अच्छा, क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल दूं क्या कि एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन जीरो? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में वो भी केस हम बोल दे रहे हैं कि अगर एफ ऑफ के लेस देन जीरो और एफ ऑफ ई लेस देन जीरो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। एफ ऑफ के को ग्रेटर देन जीरो करेंगे और फिर एफ ऑफ ई को भी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। पांचवा केस लेते हैं, व्हेन के कामा ई लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर के कामा ई अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये अल्फा और ये बीटा, और के कामा ई कहीं इनके बीच में है। बीच में है, कहीं भी है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस केस में पहली बात, पहला चीज, डी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, तो डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा, कंडीशन नहीं बनती, ये तो है ही। दूसरी केस, माइनस बी बाई टू है, लाइन ऑफ सिमेट्री को नहीं पता कि क्या के उसके राइट है और ई उसके लेफ्ट है। ठीक है, या फिर दोनों ही उसके राइट है या फिर दोनों ही उसके लेफ्ट है, माइनस बी बाई टू है, ये नहीं बता सकता, तो इस छोड़ो, इसको पता ही नहीं है कुछ। तीसरा केस जो हम यहां पर देख के मुझे ये लग रहा है कि जो एफ ऑफ के होगा वो लेस देन जीरो होगा, और जो एफ ऑफ ई होगा वो भी लेस देन जीरो होगा। क्या इस केस में मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे? ये बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल सकते हैं? नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मान लो अगर कल को एफ ऑफ के पॉजिटिव हो, ठीक है, और एफ ऑफ ई नेगेटिव, लेकिन एफ ऑफ के ग्रेटर हो, तो वो तब भी तो ये केस आएगा। लेकिन देखो वैसा केस कोई है ही नहीं। इसके पहले एक ही बार हम फंसे थे एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो में, जहां पर हमने मना कर दिया था, क्योंकि यहां पर एफ ऑफ के और एफ ऑफ ई दोनों ग्रेटर देन जीरो थे। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि अपने कहानी में कोई केस ही नहीं है ऐसा, ठीक है, कोई है ही नहीं, तो केवल और केवल एक यही ऐसा केस हो सकता है जिसमें एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई को ग्रेटर देन जीरो करो और श्योर है कि एफ ऑफ के और एफ ऑफ ई दोनों लेस देन जीरो ही है, क्योंकि और कोई केस ही नहीं बनता। तो इस केस में हम बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि कोई और केस ही नहीं है। ठीक है, फिर एक लास्ट केस बनता है कि व्हेन एग्जैक्ट वन रूट, ठीक है, व्हेन एग्जैक्ट वन रूट लाइज बिटवीन के एंड ई। ठीक है, जब एग्जैक्ट वन रूट के और ई के बीच में है, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, एक डायग्राम लेते हैं हम, बहुत बन सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल, बस हमको कंडीशन पता करनी है। तो इस केस में देखो डी पर बात नहीं कर रहे हैं, माइनस बी बाई टू ए पर भी बात नहीं कर सकते, हम केवल और केवल यहां पर एक ही चीज कहेंगे कि एफ ऑफ के डॉट एफ ऑफ ई इज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ये यही कंडीशन हमको लगाना है और अपना आंसर निकल आएगा।